ये ट्रांसफॉर्मर है। हम इन्हें हर जगह देखते हैं। ये हमारी आधुनिक जीवन शैली के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ये हमारे घरों और इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशनों के बीच कनेक्शन देते हैं। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं, ये आवाज क्यों करते हैं और इनकी गणना कैसे की जाती है। ट्रांसफॉर्मर कुछ ऐसे दिखते हैं। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में इन्हें इस चिन्ह यानी सिंबल से दिखाया जाता है। ट्रांसफॉर्मर बस एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को ट्रांसफर करती है। यह इस प्रक्रिया में वोल्टेज और करंट को बदल सकती है, जो बहुत उपयोगी है। हालांकि ये केवल ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ ही काम करते हैं। ये डायरेक्ट करंट के साथ काम नहीं करते हैं। अधिकतर उपकरणों को वॉट्स या किलो वॉट्स में रेट किया जाता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स को वीए यानी वोल्ट एम्प्स या किलो वोल्ट एम्प्स में रेट किया जाता है। ये हम बाद में इस वीडियो में सीखेंगे। हम डोरबेल या लैपटॉप चार्जर में छोटे ट्रांसफॉर्मर्स देख सकते हैं। हमारे घरों और ऑफिसों में सप्लाई के लिए बड़े ट्रांसफॉर्मर्स का प्रयोग होता है। इसके अलावा पूरे शहर और कस्बों में सप्लाई करने वाले ट्रांसफॉर्मर्स विशालकाय होते हैं। तो आपने ट्रांसफॉर्मर्स का प्रयोग कहां होते हुए देखा है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। ट्रांसफॉर्मर्स बनाने के कई तरीके होते हैं। मेरे पास यहाँ कुछ आम उदाहरण हैं, लेकिन मूल रूप से ये सब एक ही हैं। उनमें तारों के दो अलग कॉइल होते हैं जो एक आयरन कोर पर लिपटी होती हैं। एक कॉइल से जनरेटर या सप्लाई कनेक्ट होती है, जिसे प्राइमरी साइड कहते हैं। और फिर आता है लोड, वह चीज जिसे हमें पावर देनी होती है। लोड दूसरी कॉइल से जुड़ा होता है, जिसे सेकेंडरी साइड कहते हैं। अगर मैं इसे अलग कर दूं, तो हम देख सकते हैं कि बस तारों की दो कॉइलें हैं और आयरन की काफी सारी शीटें, बस और कुछ भी नहीं। ट्रांसफॉर्मर सिर्फ कॉइलों के बीच पावर ट्रांसफर करता है। इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक होती है, इसलिए अगर आपको यह काम नहीं आता है तो इसे घर पर न आजमाएं। अगर हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग करते हैं, तो आउटपुट का वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग करते हैं, तो आउटपुट वोल्टेज घटा सकते हैं। लेकिन हमें इसकी जरूरत क्यों है? पावर स्टेशन 12,000 वोल्ट तक की बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन आपके घर को 120 से 240 वोल्ट तक की बिजली की जरूरत होती है। पावर स्टेशन अक्सर बहुत दूर होते हैं और केबल के रास्ते में रेजिस्टेंस होता है, जिससे रास्ते में ही काफी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो इसके बजाय हम वोल्टेज को लगभग 4 लाख वोल्ट तक बढ़ाने के लिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग करते हैं। जब शहर में पहुंचते हैं, तो उसे वापस 11,000 वोल्ट्स पर लाने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग करते हैं। फिर से उसे अपने घरों के लिए 240 वोल्ट्स तक घटाया जाता है। ट्रांसफॉर्मर के जरिए वोल्टेज बढ़ाकर हम करंट को कम कर देते हैं। केबल से ऊर्जा क्षय यानी लॉस होना करंट और केबल के रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए इस केबल का रेजिस्टेंस 5 ओम है और हम 240 वोल्ट्स पर 10 किलोवाट भेजने का प्रयास करते हैं, तो 87% ऊर्जा नष्ट हो जाती है, क्योंकि करंट बहुत अधिक लेकिन वोल्टेज कम होता है, इसलिए नुकसान ज्यादा होता है। लेकिन अगर इसे 4 लाख वोल्ट्स पर भेजें, तो 1% जैसा छोटा सा नुकसान होगा, क्योंकि करंट कम होता है। इसलिए अधिक वोल्टेज पर हम पावर को अधिक कुशलता से आगे भेज सकते हैं। एक अतिरिक्त जानकारी, उत्तरी अमेरिकी घरों में 120 या 240 वोल्ट्स प्रयोग होने का कारण है 3 वायर सिस्टम का उपयोग होना, जहां सेकेंडरी कॉइल का मध्य एक अतिरिक्त तार से जुड़ा होता है। इसलिए 120 वोल्ट के लिए कॉइल का सिर्फ आधा हिस्सा ही प्रयोग होता है, या 240 वोल्ट के लिए पूरी कॉइल। हालांकि दुनिया के अधिकतम हिस्सों में 230 वोल्ट्स का प्रयोग होता है और उसके लिए 2 वायर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, जो कहीं अधिक सरल डिजाइन है और आउटलेट पर अधिक पावर मिलती है। यह कुछ जगहों जैसे केतली में जल्दी से पानी उबलने आदि में काम आता है। वैसे मैंने पिछले वीडियोस में रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में विस्तार से बताया है, उसके लिंक नीचे दिए गए हैं। जब हम किसी तार से इलेक्ट्रिकल करंट गुजारते हैं, तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अगर हम करंट की दिशा बदल दें, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। हम तार के आसपास कपास रखकर इसका पता लगा सकते हैं। जब हम एसी जनरेटर को वायर के क्लोज लूप से जोड़ते हैं, तो जनरेटर के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र वायर में इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा या खींचेगा, जिससे वे लगातार आगे और पीछे की ओर दिशा बदलते रहेंगे। इससे चुंबकीय क्षेत्र लगातार उलटता रहता है। इस वजह से वोल्टेज अधिकतम और न्यूनतम के बीच बदलती रहती है। इसलिए पावर आउटलेट पर ऑसिलोस्कोप कनेक्ट करने पर हमें साइन वेव का पैटर्न दिखता है। 50 या 60 हर्ट्ज की सप्लाई के अनुसार इसकी हर सेकंड में 50 या 60 बार आवृत्ति होती है। उत्तरी अमेरिका में एसी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, लेकिन बाकी दुनिया में अधिकतर 50 हर्ट्ज होती है। ट्रांसफॉर्मर के जरिए हम जितनी फ्रीक्वेंसी देते हैं, उतनी ही फ्रीक्वेंसी मिलती है। हम वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी को नहीं। जब हम तार को घुमाकर कॉइल बनाते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र और भी मजबूत होता जाता है।
पूरे तार से करंट के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए उसे इंसुलेट करना होता है, जिसके लिए इस पर एनेमल की परत चढ़ाई जाती है। अन्यथा करंट सबसे छोटे रास्ते से प्रवाहित होने लगेगा और यह काम नहीं करेगा। यदि पहली कॉइल के पास ही एक दूसरी कॉइल रख दें, तो चुंबकीय क्षेत्र इस दूसरी कॉइल में वोल्टेज प्रेरित यानी इंड्यूस करेगा और दूसरी कॉइल के इलेक्ट्रॉनों को धक्का देकर और खींचकर गतिमान होने के लिए बाध्य करेगा। इसलिए इसे ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। यदि कॉइल के पास एक चुंबक रख दें तो भी यही होगा। चुंबक कॉइल में वोल्टेज उत्पन्न करेगा। यहाँ मुख्य घटक यह है कि चुंबकीय क्षेत्र लगातार ध्रुवीयता यानी पोलैरिटी और तीव्रता यानी इंटेंसिटी को बदल रहा है। यह मुक्त इलेक्ट्रॉनों में हलचल करता है और उनको गति प्रदान करता है। हम इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। हालांकि यह केवल ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ काम करता है। अगर ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट करंट की सप्लाई जोड़ दें तो यह काम नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह मुख्य कॉइल के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, लेकिन यह स्थिर होगा और इसकी पोलैरिटी और इंटेंसिटी समान रहेगी। इसलिए यह सेकेंडरी साइड के इलेक्ट्रॉनों पर प्रभाव नहीं डालेगा। डायरेक्ट करंट केवल एक समय ही थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनाता है, जब स्विच खुलता है और बंद होता है। क्योंकि इससे कॉइल के चुंबकीय क्षेत्र को ऊर्जा जाती है और बंद होती है, तो उस समय यह थोड़ी देर के लिए बदलता है, या फिर हम वोल्टेज बदल सकते हैं, क्योंकि इससे भी कॉइल का चुंबकीय क्षेत्र घटता बढ़ता है। ध्यान दें, जब मैं इस ट्रांसफार्मर से डीसी करंट प्रवाहित करता हूं, तो थोड़ी सी देर के लिए चुंबकीय क्षेत्र बढ़ने पर वोल्टेज भी बढ़ जाती है और घटने पर कम हो जाती है। लेकिन जब मैं एसी सप्लाई का प्रयोग करता हूं, तो आउटपुट वोल्टेज समान रहता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदलता रहता है। इसलिए हम ऑल्टरनेटिंग करंट का प्रयोग करते हैं। हम ट्रांसफार्मर के लिए दो अलग कॉइलों का प्रयोग कर सकते हैं। यह काम करेगा, लेकिन अच्छी तरह से नहीं। इसमें समस्या यह है कि बहुत अधिक चुंबकीय क्षेत्र बर्बाद हो जाता है, क्योंकि यह सेकेंडरी कॉइल की रेंज में नहीं होता है। इसलिए हम कॉइलों के बीच फेरोमैग्नेटिक आयरन कोर रख देते हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र को केंद्रित करता है और इसे सेकेंडरी कॉइल की ओर भेजता है, ताकि ट्रांसफार्मर अधिक प्रभावशाली हो। हालांकि यह सही समाधान नहीं है। इसकी वजह से कोर के चारों तरफ एडी करंट उत्पन्न होता है, जिससे ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है और ऊर्जा नष्ट होती है। इसे कम करने के लिए कोर को बहुत सी पतली लेमिनेटेड शीटों से बनाया जाता है। इससे एडी करंट की गति और प्रभाव कम हो जाता है। हालांकि लीकेज फ्लक्स के कारण हमें अभी भी कुछ चुंबकीय क्षेत्र का नुकसान होता है और जोड़ों पर व्यवधान के कारण भी कुछ नुकसान होता है। तारों और कॉइल में भी ऊर्जा नष्ट होती है, क्योंकि इसमें हमेशा थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस बना रहता है और इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस के साथ साथ आयरन लॉस भी होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट के कारण शीटें छोटी छोटी मात्रा में फैलती और सिकुड़ती है, जिससे शीटों के बीच कंपन पैदा होता है और हमें भिनभिनाहट जैसी आवाज सुनाई देती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड में तार के घुमाव ज्यादा होते हैं, जिससे वोल्टेज बढ़ जाती है और करंट कम हो जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड में तार के घुमाव कम होते हैं, जिससे वोल्टेज कम हो जाती है और करंट बढ़ जाता है। यह कोई जादुई डिवाइस नहीं है जो प्राप्त ऊर्जा से अधिक ऊर्जा पैदा करने में सक्षम है। उदाहरण के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में शायद 240 वोल्ट्स इनपुट हो और आउटपुट 120 वोल्ट्स। हम देखते हैं कि वोल्टेज आधी हो गई है, लेकिन करंट दोगुना हो गया है। यदि हम वोल्टेज और करंट का गुणा करते हैं, तो दोनों तरफ का मान समान होगा। यह वोल्ट एम्प वैल्यू है जो पावर है या अपैरेंट पावर, और यह समान ही रहेगा। इसलिए जब वोल्टेज में बदलाव आता है, तो इसके अनुपात में करंट में बदलाव जरूर होगा। ट्रांसफार्मर के लिए किलोवाट्स के बजाय केवीए यूनिट का उपयोग क्यों होता है? ट्रांसफार्मर बस कॉइलों के बीच पावर ट्रांसफर करता है, इसलिए हम वोल्ट एम्प्स यूनिट का प्रयोग करते हैं। किलोवाट्स उस पर निर्भर करता है कि आप ट्रांसफार्मर से क्या कनेक्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरर नहीं जानते कि आप ट्रांसफार्मर से क्या कनेक्ट करेंगे, इसलिए वे कुल रेटेड अपैरेंट पावर को वोल्ट एम्प्स में बताते हैं। क्योंकि एसी सर्किट्स में किलोवाट्स में ट्रू पावर से पावर फैक्टर का गुणा करने पर लोड प्राप्त होता है, जो मूल रूप से एफिशिएंसी यानी प्रभावशीलता है, और यह डिवाइस के अनुसार बदलती रहती है। कुछ ऊर्जा की खपत हो जाती है, लेकिन इससे कोई काम नहीं होता है। यह बस ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। इसे हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। VAR यूनिट के साथ पावर फैक्टर बस ट्रू पावर और अपैरेंट पावर का अनुपात होता है। एक बियर के गिलास के बारे में सोचें। तरल बियर उपयोगी चीज है। ये ट्रू पावर है किलोवाट्स में, लेकिन इसमें हमेशा थोड़ा फोम होता है जो बेकार है और हम उसे नहीं चाहते हैं। यह रिएक्टिव पावर या वोल्ट एम्प रिएक्टिव है। आप गिलास की पूरी मात्रा का पैसा देते हैं, फिर उसके अंदर कितना फोम है और कितनी बियर, इससे फर्क नहीं पड़ता। यह आपकी अपैरेंट पावर है वोल्ट एम्प्स में। यदि आपका बारटेंडर अच्छा है तो आपको फोम कम मिलेगा और बियर ज्यादा। अगर बारटेंडर सही नहीं है तो उतने ही पैसों में फोम ज्यादा मिलेगा और बियर कम। ट्रांसफार्मर के मैन्युफैक्चरर मूल रूप से यह कहना चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर इतने बड़े गिलास को हैंडल कर सकता है।
ये आपके ऊपर है कि आप उसमें कितना फोम और कितनी बियर डालते हैं। आप जितना कम फोम गुजारने की कोशिश करेंगे, उतनी ज्यादा बियर मिलेगी। मतलब आप जितनी अधिक एफिशिएंट डिवाइस कनेक्ट करेंगे, उतनी अधिक संख्या में डिवाइस जोड़ सकेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने के लिए अक्सर रेक्टिफायर सर्किट्स में ट्रांसफॉर्मर्स का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर्स वोल्टेज कम करते हैं और फिर कुछ डायोड्स इसे असमतल डायरेक्ट करंट में बदल देते हैं। फिर कैपेसिटर इसे स्मूथ करके अच्छी साफ पावर सप्लाई में बदल देता है। आप पिछले वीडियो में विस्तार से सीख सकते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। लिंक नीचे दिया गया है। आइए ट्रांसफॉर्मर्स के लिए कुछ बेसिक गणनाएं करते हैं, यह मानकर कि यह परफेक्ट है और इसमें कोई भी क्षय यानी लॉस नहीं होगा। अगर हमारे पास ऐसा ट्रांसफॉर्मर हो जिसकी प्राइमरी साइड में 1000 घुमाव और सेकेंडरी में 100 घुमाव हैं और हम उसमें 120 वोल्ट्स की सप्लाई देते हैं, तो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज क्या होगी? हम इस फॉर्मूला यानी सूत्र का प्रयोग करके पता लगा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि इसका उत्तर 12 वोल्ट्स है, तो यह स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। यदि हमें केवल आउटपुट वोल्टेज और घुमावों की संख्या पता हो तो क्या होगा? तो इस सूत्र का प्रयोग करके इनपुट वोल्टेज का पता लगा सकते हैं और उत्तर जानने के लिए हम मान लिखेंगे। यदि हम सेकेंडरी साइड के घुमावों का पता लगाना चाहते हैं और हमें वोल्टेज और प्राइमरी घुमावों की संख्या पता है, तो इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमें प्राइमरी साइड के घुमावों की संख्या का पता करना है, तो इस सूत्र का प्रयोग करने से जवाब मिल जाएगा। यदि सेकेंडरी साइड में 1.2 एम्प्स करंट है, तो इस सूत्र का प्रयोग करके प्राइमरी करंट का पता लगा सकते हैं और हम देख सकते हैं कि उत्तर 0.12 एम्प्स है। यदि हम सेकेंडरी करंट और दोनों वोल्टेज जानते हैं, तो इस सूत्र का उपयोग करते हुए हमें इसका भी उत्तर मिल सकता है। यदि प्राइमरी साइड का करंट और प्राइमरी सेकेंडरी वोल्टेज पता हो, तो इस सूत्र का प्रयोग करके सेकेंडरी करंट का पता लगा सकते हैं या फिर इस फॉर्मूले का प्रयोग करके उत्तर निकाल सकते हैं। हम वोल्टेज और करंट का गुणा करके चेक कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर के दोनों तरफ पावर बराबर है। आइए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का उदाहरण देखते हैं। यदि प्राइमरी साइड में 100 घुमाव और सेकेंडरी साइड में 200 घुमाव हैं और हम इसमें 120 वोल्ट्स देते हैं, तो सेकेंडरी का वोल्टेज क्या होगा? इस सूत्र का प्रयोग करके हम देख सकते हैं कि उत्तर 240 वोल्ट्स है, इसलिए यह स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। यदि हमें केवल आउटपुट वोल्टेज और घुमावों की संख्या पता हो तो क्या होगा? तो इस सूत्र का प्रयोग करके इनपुट वोल्टेज का पता लगा सकते हैं। यदि हम सेकेंडरी साइड के घुमावों का पता लगाना चाहते हैं और हमें वोल्टेज और प्राइमरी घुमावों की संख्या पता है, तो इस सूत्र का प्रयोग करके उत्तर निकाल सकते हैं। यदि हमें प्राइमरी साइड का करंट तथा प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का वोल्टेज पता हो, तो इस सूत्र का प्रयोग करके सेकेंडरी करंट का पता लगा सकते हैं। या अगर हमें घुमावों की संख्या पता हो, तो इसका प्रयोग करके उत्तर निकाला जा सकता है। हम वोल्टेज और करंट का गुणा करके चेक कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर के दोनों तरफ पावर बराबर है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में सीखते रहने के लिए ये वीडियोस देखें और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टिकटॉक और इंजीनियरिंग माइंडसेट .com पर फॉलो करना न भूलें।